वीडियो में हम बात करेंगे कैसे साउथ अमेरिका से लेकर एशिया कर्जे में डूब गया, क्यों यूएस, कनाडा, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की जरूरत पड़ी और वो कौन से इवेंट्स थे जिसने G20 को जन्म दिया। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। G20 की कहानी शुरू होती है दिसंबर 20, 1994 को, जब मैक्सिकन सेंट्रल बैंक अपने करेंसी पेसो को 13 से 15% डिवैल्यू करती है। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कमजोर करना, यानी बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए आपके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ता है। मैक्सिकन गवर्नमेंट के इस फैसले से एक्सपोर्ट तो बढ़ गया पर इंपोर्ट महंगा होता चला गया। इसे ऐसे समझे, अगर मैक्सिकन लोग 10 पेसो में $1 का सामान खरीद सकते थे तो अब उन्हें 20 से 30 पेसो में $1 का सामान खरीदना पड़ रहा था, जिसके कारण मेक्सिको कर्ज में डूबता चला गया और मेक्सिको पर डिपेंड होने वाले कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील और चिले भी कोलैप्स होने लगे। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पहला मेजर करेंसी क्राइसिस था, जिसे वहाँ के लोग अपने स्लैंग में टकीला क्राइसिस कहते थे। वर्ल्ड मैक्सिकन क्राइसिस से उभर पाता कि एशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए। इसके पीछे के कारण को जानते हैं। 70 से 80 के दशक में एशिया के कई देश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे। इनमें एक था जापान। जहां मेक्सिको ने करेंसी डिवैल्यू होने के नुकसान देखे, वहीं जापान उसके ठीक उलट अपनी करेंसी येन को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने लगा, जिससे जापान के प्रोडक्ट्स बाकी देशों के लिए महंगे हो गए। साथ ही जापान ने डिपॉजिट्स पर मुनाफे भी कम कर दिए और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज की तरफ रुख करने लगे। उस वक्त यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, जो 1990s में 15% से घटकर 6% हो गए थे, तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे वहाँ भी नहीं रख सकते थे। ऐसे में एक एशियन कंट्री निकल कर आया थाईलैंड। यहाँ के गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को 30% से घटाकर 17% कर दिया। साथ ही वहाँ लेबर कॉस्ट और इन्फ्लेशन दोनों ही बहुत कम थे, जिससे थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा और कई फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खुलने लगे। लेकिन 1995 के बाद थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए गए कुछ फैसलों ने पूरी गेम पलट दी। पहला, थाईलैंड ने अपने करेंसी पर कैप लगा दिया, यानी करेंसी की वैल्यू को मार्केट पर छोड़ने के बजाय उसे सरकार द्वारा तय किया जाने लगा। इसका नुकसान ये हुआ कि करेंसी इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई, जिसके वजह से लोग इल्लीगल रूट से अपने डॉलर्स वहां भेजने लगे। दूसरा, वहां की सरकार ने सेंट्रल बैंक के परमिशन के बिना ही अपने कंपनीज को फॉरेन लोन लेने अलाउ कर दिए। इन सब की वजह से थाईलैंड पर $68 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो गया और इन्वेस्टर्स भी थाईलैंड छोड़कर भागने लगे। थाईलैंड अपनी पूरी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड कर रखा था कि उन्होंने कभी अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब ये फॉरेन कंपनीज यहाँ से चली गयी, तो थाईलैंड के पास बहुत कम चीजें बची एक्सपोर्ट करने के लिए। थाईलैंड एशिया के कई देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ 1997 तक $10 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड और $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था। यानी ये सभी कंट्रीज की इकोनॉमी थाईलैंड के ग्रोथ पर डिपेंड करती थी। इसलिए थाईलैंड की फाइनेंशियल क्राइसिस ने एक के बाद एक एशियन कंट्रीज की हालत खराब कर दी, जिसे हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से जानते हैं। 1994 के मैक्सिकन पेसो क्राइसिस से लेकर 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर आए 1998 के रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। जून 1999 में वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुपिंग G7 ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसके दौरान कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन ने G20 का आइडिया प्रपोज किया, ये कहते हुए कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से बने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो WTO, वर्ल्ड बैंक या G7 ही क्यों न हो, पूरी वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं ला सकता। इसलिए एक ब्रॉडर और परमानेंट ग्रुप बनाने की जरूरत है, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप देंगे। जिसके बाद 26 सितंबर 1999 को G7 के एनुअल समिट में G20 की स्थापना हुई। लेकिन तब G20 समिट्स में आज की तरह प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं होते थे, क्योंकि तब ये ग्रुपिंग सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी को रिप्रेजेंट करती थी। इसलिए 1999 के G20 समिट में इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर बिमल
केवल जैन गए थे और ऐसा 2008 तक चला, जब G20 मीटिंग को सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही अटेंड करते थे। 2007-8 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया सबसे सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसके बाद G20 को हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल तक अपग्रेड किया गया और तब से G20 सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज पर फोकस्ड न रहकर ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन के लेवल तक एक्सपैंड हुआ, ताकि G20 पूरे वर्ल्ड को मल्टी डायमेंशनली मॉनिटर कर पाए और दोबारा किसी बड़े क्राइसिस से दुनिया को पहले की तरह सफर न करना पड़े। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।